दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यू लव स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कहानी के प्रति एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करें। आपके कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आइए आज के भाग की कहानी सुनते हैं। वो आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथ आपस में उलझ रहे थे, क्योंकि आज वो उस शख्स की दुल्हन बन गई थी जो उसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी, जिसे देखते ही वो अपना दिल हार बैठी थी और जिसे पाने के लिए उसने मंदिरों में मन्नतें मांगी थीं और उसकी मन्नत पूरी भी हो गई थी। इस समय वो 16 श्रृंगार किए अपने पति दीपांकर के कमरे में बैठी बस उसके आने का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और टिमटिमाती रोशनी के बीच दीपांकर कमरे में दाखिल हुआ तो ईशानी का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके आसपास हजारों दिए जल उठे हों। उसने घूंघट की आड़ में ही अपनी पलकों को हल्का सा उठाकर देखा तो सामने उसकी मोहब्बत खड़ी थी, जिसके नाम से ही उसका दिल धड़कने लगता था। दीपांकर की नजरें जैसे ही फूलों की सेज पर बैठी ईशानी पर पड़ी तो उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जिसमें हैरानी भी थी, सुकून भी और ढेर सारी मोहब्बत के पीछे अथाह नफरत भी। वो कदमों की आहट को हल्का रखता हुआ उसके पास आया और बेड के किनारे बैठकर उसने बेहद नर्म अंदाज में ईशानी का घूंघट उठा दिया और फिर बड़े प्यार से उसके चेहरे को ऊपर उठा दिया। ईशानी शर्म से नजरें झुका गईं और उसकी बंद पलकों को देखकर वो तंज भरे लहजे में बोला, बेवफा कहूँ तुझे ये भी एक झूठ होगा। तू अगर मेरी नहीं तो फिर ये दिल क्यों आज तेरा होगा। दीपांकर के शब्दों ने जैसे कमरे की हवा बदल दी हो। ईशानी की बंद पलकों में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने दीपांकर की गहरी नजरें थीं। ईशानी कुछ समझ पाती इससे पहले ही दीपांकर अपनी सुलगती आंखों से उसकी मांग को छूते हुए बोला, मांग में सिंदूर मेरे नाम का, मंगलसूत्र पाँव के बिछुए, सब कुछ मेरे नाम का। लेकिन लेकिन वो ईशानी के दिल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, लेकिन ये दिल किसी और के नाम का और दिल में धड़कने वाली धड़कनें भी किसी और के नाम की। ईशानी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, दीपांकर देखो, ये मजाक का समय नहीं है। आज की रात हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है और तुम्हें पता है कि आज की रात के लिए हम दोनों ने कितने सपने देखे हैं। इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत करो। ये बातें मेरे दिल को डरा रही हैं। इतना कहते हुए वो जैसे ही दीपांकर को अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी दीपांकर ईशानी के चिन्ह को अपनी उंगलियों में दबोच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ये मजाक नहीं है। तुमसे जितना ज्यादा प्यार करता था आज उतनी ही तुमसे नफरत हो रही है। तुम्हारी ओठों के ये सुर्ख रंग जो कभी मुझे दीवाना बनाते थे और तुम्हारे गालों की ये सुर्खियां जो मेरे दिल को धड़काती थीं, आज उन्हीं ओठों से उन्हीं गालों से मुझे घिन आ रही है, क्योंकि ये तो किसी और के ओठों से लगकर अपनी पवित्रता खो चुके हैं। ईशानी तड़प कर बोली, दीपांकर प्लीज चुप हो जाओ, चुप रहो और तुम्हारी बेशर्मी को अपनी आंखों से देखता रहूं, है ना। यही तुम चाहती हो तो यही सही। मैं तुम्हारी बेशर्मी, बेहयाई और बेवफाई देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे तुम अभी क्या कह रही थी कि आज की नाइट स्पेशल नाइट है। तो हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज की रात स्पेशल तो थी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी रातें तुम्हारी लाइफ में पहले ही आ चुकी हैं जो तुमने अपने यार के साथ बिताई हैं। ईशानी गुस्से से चीखते हुए बोली, दीपांकर अब एक और शब्द नहीं,
मैं चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं गुनहगार हूँ और तुम्हारे मन में जो आएगा वो मुझे सुनाते रहोगे। दीपांकर अपनी पॉकेट से कुछ पिक्चर्स निकालता है और ज्योति के मुंह पर पिक्चर्स को फेंकते हुए कहता है, पुलिस वाला हूँ, इसलिए इल्जाम भी सबूतों को देख कर लगाता हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है और ईशानी खड़े खड़े उन पिक्चर्स को देख रही थी, जो जमीन पर कुछ उल्टे तो कुछ सीधे पड़े हुए थे। और हर पिक्चर्स देखने के बाद उसके चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनट पहले जहां वो दीपांकर के साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करने के सपने देख रही थी, वहीं अब दीपांकर की बातों ने उसके दिल को तोड़ दिया था। दीपांकर पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और ये भी मानती थी कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन दीपांकर कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और ना ही उसे कभी गलत समझेगा। पर आज वही दीपांकर उसे रोता तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चला गया था। दीपांकर कमरे से बाहर आकर स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी मम्मी ने उसे बाहर देखा तो वो उससे हजारों सवाल पूछेंगी। और इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वो कोई भी सवाल जवाब के लिए तैयार नहीं था। वो स्टडी रूम में आकर दरवाजे को लॉक कर लेता है और टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, ईशानी, मेरे साथ बेवफाई करोगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरा प्यार, मेरा गुरूर थी, पर तुमने मेरे उस यकीन के टुकड़े कर दिए। आज तुम्हारी बेवफाई ने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है। अभी तक तुमने सिर्फ मेरी वफाई देखी थी, पर बेवफाई किसे कहते हैं ये अब मैं तुम्हें बताऊंगा। आज तुमने साबित कर दिया कि औरत जात पर भरोसा करना मर्द की सबसे बड़ी भूल होती है। मैंने भी तुम पर भरोसा करके सबसे बड़ी भूल की है। काश, काश उस दिन तुम मुझसे न टकराई होती, तो शायद आज मुझे इस बात का दर्द ना हो रहा होता कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जो शादी से पहले ही किसी और की बाहों में सो चुकी है। दीपांकर पुलिस विभाग में एसपी था और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी, जिसके नाम से ही अपराधी कांप जाते थे। कानून की हद में रहकर वो अपराध को वहीं खत्म कर देता जहां से डर शुरू होता। उसका लंबा कद, चौड़ी छाती और तगड़ा तंदुरुस्त शरीर किसी भी लड़की का सपना हो सकती थी, लेकिन उसकी आंखें तो किसी ऐसी लड़की को तलाश कर रही थीं जिसे देखते ही उसका दिल बस उसका दीवाना बन जाए। पर आज तक उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली थी। वो 28 साल का हो गया था और उसकी माँ बार बार शादी की जिद कर रही थी। उसकी माँ सुधा जी और उसका छोटा भाई प्रभाकर ही उसकी पूरी दुनिया थी, क्योंकि जब वो 10 साल का था तब उसके पापा आर्मी में युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। उसकी मम्मी ने अकेले अपने दम पर उन दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों ही बच्चों को सुधा जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक तरफ प्रभाकर जो बहुत तेज, शैतान और खुश मिजाज लड़का था, तो वहीं दीपांकर एकदम शांत, गंभीर और कम बोलने वाला। बेशक वो शांत गंभीर था, लेकिन अपराधियों के लिए वो चलती फिरती मौत था। यही वजह थी कि शहर में अपराधी उसके नाम से डरते थे और ईमानदार लोग उसके नाम से खुश होते थे। उसका बस एक ही सपना था कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसे देखकर पहली मुलाकात में ही उसका दिल उसी का हो जाए। पर आज तक उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली थी। उसे जब अपनी मनपसंद लड़की नहीं मिली तो उसने अपनी माँ को ये जिम्मेदारी सौंप दी और बोला, मम्मी, अब आप जिस लड़की को पसंद करोगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। वो पिछले 6 सालों से अपनी माँ को लगातार शादी के लिए मना कर रहा था और अब मना करके वो अपनी माँ को और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने अपनी मम्मी सुधा जी को लड़की ढूंढने की परमिशन दे दी थी। सुधा जी ने जब पंडित जी से रिश्ते की बात चलाई तो पंडित जी ने लड़कियों की 8-10 तस्वीरें दिखाई,
जिसमें से उन्होंने अशोक श्रीवास्तव की बेटी दीपाली को पसंद किया। अशोक जी का शहर में अच्छा खासा नाम था। उनकी साड़ियों के कई बड़े बड़े शोरूम शहर में थे, जिस वजह से शहर में हर कोई उनका नाम जानता था। 24 साल की दीपाली एमएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। देखने में भी वो बहुत खूबसूरत थी। सुधा जी को दीपाली और उसका पूरा परिवार बहुत पसंद आता है। वो जब इशारे ही इशारे में दीपांकर से पूछती है, तो दीपांकर हाँ कहने ही जा रहा था कि तभी उसे सामने से आती हुई एक लड़की दिखी, जो अपने हाथों में कुत्ते के उस छोटे से बच्चे को सहेजे हुए ऐसे आ रही थी, मानो जैसे वो कुत्ते का बच्चा ना होकर उसके लिए कोई अनमोल खजाना हो। उसे देखकर ऐसा लगा कि उसे जिंदगी से ही नहीं, बल्कि वो जानवरों से भी बेइंतहा प्यार करती है। उसे देखकर दीपांकर अपनी बात कहना भूल जाता है। उधर वो लड़की सबसे हेलो करने के बाद दीपाली की मम्मी आशा जी से कहती है, मासी देखो, ये कितना प्यारा है। रास्ते में इस बेचारे को ठंड लग रही थी, मुझे इस पर बहुत तरस आया और मैं इसे यहाँ ले आई। इतना कहते ही जब उसकी नज़र सुधा जी पर जाती है, तो वो मुस्कुराते हुए सुधा जी से कहती है, आंटी जी नमस्ते। मेरे पास 6 कुत्ते के बच्चे और 5 बड़े कुत्ते हैं। अगर आप चाहो तो उनमें से किसी को भी अपना पेट बना सकती हो। सब बहुत सुंदर हैं और मैंने उन्हें हाय हेलो नमस्ते करना सब कुछ सिखाया है। वो हैंडशेक भी कर लेते हैं और किसी को काटते भी नहीं हैं। वैसे मैंने उनका सबका वैक्सीनेशन भी करवा कर रखा है। सुधा जी कुछ कहती इससे पहले ही वो बोली, आप पैसों की चिंता मत करो, मैं फ्री में आपको दे दूंगी। सुधा जी को न जाने क्यों उसकी बातों पर बहुत हंसी आ गई थी। वो हंसते हुए कहती है, बेटा किसी जमाने में मुझे भी कुत्तों से बहुत प्यार था, लेकिन मेरे बेटे को पहले इनसे डर लगता था और अब इनकी आवाज सुनकर इसे बहुत चिढ़ होती है। वो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे आपके बेटे को इनकी आवाज से क्या प्रॉब्लम है? देखो ना, ये कितने अच्छे से बोलते हैं, भों भों भों। तभी आशा जी उसे चुप रहने का इशारा करती हैं और सुधा जी से कहती है, ये मेरी बहन की बेटी ईशानी है। इसका एडमिशन यही जौनपुर की यूनिवर्सिटी में हो गया है, इसलिए यही हम लोगों के साथ रहती है। ईशानी उस कुत्ते के बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए वहीं सोफे पर बैठ जाती है। उधर दीपांकर ने जब से ईशानी को देखा था, तब से वो बस उसे एकटक देखे जा रहा था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी नजरें किसी लड़की पर इतनी देर तक ठहरी हों। लेकिन सामने बैठी ईशानी उसके दिल की धड़कनों को छेड़ रही थी। ईशानी जो कभी कुत्ते के बच्चे के ऊपर हाथ फेरती, तो कभी सबकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती, और दीपांकर उसके चेहरे के बदलते भावों को हर पल नोटिस कर रहा था। तभी ईशानी की नज़र अचानक दीपांकर की नजरों से टकरा जाती है, तो दीपांकर की मुस्कुराती गहरी काली आंखों में वो खो सी जाती है। ऐसी आंखें जिनमें शक्ति भी थी और एक अनकहा सुकून भी, जैसे वो आंखें नहीं, कोई कैद खाना हो, जहां दिल खुशी खुशी कैद होना चाह रहा हो, जहां उसका दिल खुशी खुशी कैद होना चाह रहा हो। ईशानी को लगा जैसे सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा शख्स खड़ा है जो उसे मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहा है। वो कभी चोर नजरों से दीपांकर को देखती, तो कभी जानबूझकर। उस पल ईशानी ने महसूस किया कि ये सिर्फ देखना नहीं था, ये वो पल था जब उसकी नजरें हार चुकी थी और दिल ने बिना पूछे दीपांकर को चुन लिया था। वो अभी भी बस दीपांकर को ही देख रही थी, जो उसे हल्की मुस्कान के साथ देखे जा रहा था। उसने जल्दी से अपनी नजरें तो झुका ली, लेकिन उसका दिल जैसे उसकी छाती में ठहरना भूल गया हो। धड़कनें एक एक करके नहीं, एक साथ दौड़ रही थी, इतनी तेज कि उसे डर लगने लगा कि कहीं दीपांकर उसके दिल की आवाज को सुन ना ले। ये बात सोचते ही उसकी सांसें हल्की कांप रही थी, हाथों में अजीब सी कपकपी थी।
फिर भी उस बेचैनी में उसे एक मीठा सा सुकून मिल रहा था। तभी ईशानी की मासी मुस्कुराते हुए कहती है, सुधा जी, मुझे तो आपका बेटा बहुत पसंद है। आपको भी अगर मेरी बेटी पसंद हो तो हम लोग मुहूर्त देखकर रोका का फंक्शन कर लेते हैं। सुधा जी कुछ जवाब देती, तभी दीपांकर अपना फोन देखते हुए कहता है, मम्मी, एक इमरजेंसी है, इस वजह से हमें अभी निकलना होगा। सुधा जी इसका मतलब समझ गई थी कि उसे दीपाली पसंद नहीं आई है, इसलिए वो जाने का बहाना कर रहा है। वो हाथ जोड़ते हुए खड़ी हो जाती हैं और दीपाली की मम्मी पापा से कहती हैं, मैं घर पहुंचकर आपको कॉल करूंगी। दीपांकर एक नज़र ईशानी पर डालता है तो उसे ईशानी उदास नजर आती है। वो अपने मन में कहता है, अभी कुछ देर पहले तो ये लड़की बहुत खुश थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसका चेहरा मुरझा गया। दीपांकर और श्रद्धा जी वहां से चले जाते हैं कि ये लोग उसकी दीपाली दीदी को देखने आए थे। आशा जी अशोक जी से कहती हैं कि पहले तो मुझे लगा था कि ये लोग हाँ कहने वाले हैं, पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि वो यहाँ से चले गए। उधर दीपाली को भी दीपांकर बहुत पसंद आया था और अब वो भगवान से मना रही थी कि दीपांकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। सुधा जी जब घर पहुंचती हैं तो दीपांकर से उसकी मर्जी पूछती हैं। सुधा जी का हाथ पकड़ते हुए बहुत प्यार से कहता है, मम्मी, मुझे दीपाली नहीं, ईशानी से शादी करनी है। सुधा जी हैरत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती हैं, बेटा, वो तुमसे बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस शादी के लिए राजी होंगे। पर मम्मी, मुझे ईशानी से ही शादी करनी है और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था और सुधा जी इस उलझन में वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं कि अब वो अशोक जी से कैसे कहेंगी कि उनके बेटे को दीपाली नहीं, ईशानी पसंद है। वो अशोक जी को कॉल नहीं करती हैं। उधर ईशानी को जब से पता चला था कि दीपाली की शादी दीपांकर से फिक्स हो रही है, तब से उसे अपने मन में बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसने अपने मन में दीपांकर के बारे में क्यों सोचा। सुधा जी की हिम्मत नहीं होती है कि वो अशोक जी से कुछ भी कहें। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं और जब सुधा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तब अशोक जी समझ जाते हैं कि उन्हें दीपाली पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। उनके घर में सब कुछ सामान्य हो गया था और ईशानी को जिस दिन से ये बात पता चल गई थी कि अब दीपाली की शादी दीपांकर से नहीं हो रही है, उस दिन से ईशानी बहुत खुश रहने लगी थी। और फिर एक शाम जब वो अपनी मासी के साथ मंदिर जाती है तो वो हाथ जोड़ते हुए भगवान जी से कहती है, भगवान जी, मम्मी पापा कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं, अगर ये सच है तो प्लीज मेरी जोड़ी दीपांकर के साथ बनाना। अगर कोई मेरा पति बने तो वो दीपांकर। और फिर उस दिन के बाद ईशानी अक्सर भगवान जी के चरणों में जाकर प्रसाद चढ़ाती और दीपांकर को पाने की मन्नतें मांगती। दीपांकर उसके दिल में कुछ इस तरह से बैठ गया था कि सोते जागते उठते बैठते वो हर समय बस दीपांकर के बारे में ही सोचती। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए थे और इन 10 दिनों में ऐसा एक भी दिन नहीं बीता था कि जब ईशानी ने दीपांकर को पाने की भगवान से प्रार्थना न की हो। उधर दीपांकर एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने के लिए मुंबई से बाहर गया था। 10 दिनों के बाद जब वो अपने घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे वही मंदिर दिखता है जहाँ ईशानी रोज आकर प्रार्थना करती थी। वैसे तो दीपांकर कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन उस दिन न जाने क्यों दीपांकर का बहुत मन करता है कि वो मंदिर के अंदर जाए। इसलिए वो गाड़ी साइड में लगाकर मंदिर के अंदर जाता है और प्रसाद चढ़ाता है और फिर मंदिर की परिक्रमा करने लगता है। उसकी परिक्रमा जैसे ही खत्म होने वाली होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई साया जस्ट उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो एकदम से पीछे मुड़ता है तो ईशानी से टकरा जाता है
और फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। दीपांकर कुछ कहता, इससे पहले ही ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज भगवान जी मेरी प्रार्थना सुन लेंगे। पिछले 2 हफ्तों से मैं यहाँ रोज आती हूँ और भगवान जी से कहती हूँ कि भगवान जी, बस एक बार आप मुझे उससे मिलवा दो जिसने मेरे दिल को धड़काया है। दीपांकर उसकी बात सुनकर हैरान था। वो हाथ पकड़कर कहती है, चलिए वहां बैठकर थोड़ी बात करते हैं। दीपांकर मुस्कुराते हुए कहता है, और परिक्रमा, वो हम दोनों लोग बाद में मिलकर कर लेंगे। अभी तो मुझे आपसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। दीपांकर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था और अपने मन में कह रहा था कि मैं जितना कम बोलता हूँ, ये उतना ही ज्यादा। जितना मैं कुत्तों से दूर भागता हूँ, उतना ही ये कुत्तों को अपने गले लगाती है। जितना मैं कोई बात कहने से पहले 10 बार सोचता हूँ, उतना ही ये अपनी बात कहने में फास्ट फॉरवर्ड है। एक भी आदत मेरी इससे नहीं मिलती। लेकिन फिर भी ना जाने इस लड़के ने दिल की सख्त दीवारों को तोड़कर मेरे दिल में अपनी जगह कैसे बना ली। वो दीपांकर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ भी नहीं। आपने दीपाली दीदी से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अब उससे शादी करना चाहता हूँ। दीपांकर के इस जवाब पर ईशानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात थी तो आप दीदी को देखने मेरे घर आए ही क्यों? क्योंकि तब तक मुझे प्यार नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब जब आप मेरे घर से बाहर गए तो आपको किसी बाहर लड़की से प्यार हो गया? नहीं, तो फिर आपको प्यार कब हुआ? नहीं, तो फिर आपको प्यार कब हुआ? और वो लड़की कौन है? है वो बहुत खूबसूरत, बातें भी बड़ी मीठी करती है। ईशानी को ये सब सुनकर बहुत जलन होती है और वो कहती है, ठीक है मिस्टर दीपांकर, अब आप जा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले तो आप मुझसे बड़े प्यार से बात कर रही थी, और अब वो अपना पर्स उठाती है और कहती है, देखो, कोई बात मैं अपने मन में नहीं रखती और घुमा फिरा कर कहने की आदत भी नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। मुझे लगा था कि जब आपने मुझे देखा तो मेरी तरह शायद आपको भी मुझसे प्यार हो गया, इसलिए आपने दीपाली दीदी से शादी करने से मना कर दिया। लेकिन अभी तो आपको मुझसे प्यार नहीं, किसी और से प्यार हो गया है, तो अब आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए बाय बाय। आपसे मिलकर अच्छा तो बहुत लगा, पर हाँ, ये भी सच है कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया, इसलिए आपके ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा है। इतना कहते हुए वो मंदिर से बाहर आ गई थी और दीपांकर हंसते हुए कहता है, एनकाउंटर तो मैंने आज तक बहुत किए हैं, पर आज जाने मन जिस तरह से तुमने अपनी खूबसूरत बातों से मेरा इनकाउंटर किया है, वो मैं लाइफ टाइम नहीं भूलने वाला। वो मंदिर से बाहर आ जाता है। ईशानी अपनी स्कूटी को स्टार्ट कर रही थी कि तभी वहां दीपांकर आता है और कहता है, ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया है, तुम क्या मुझे लिफ्ट दे दोगी? वो थोड़ा उदास होकर कहती है, देखो, तुम किसी और से प्यार करते हो और मैं तुमसे, इस तरह से देखा जाए तो ये वन साइडेड लव है। तुमने प्यार किया है तो तुम्हें पता होगा कि ये वन साइडेड लव सिर्फ दर्द देता है, इसलिए मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगी। दीपांकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने वन साइडेड लव नहीं किया है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मायूसी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है ना, वो आपसे प्यार करती हैं तो आप उसी के पास जाओ ना। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, अगर तुमसे शादी हो रही होती तो जरूर पूछती कि तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, आई मीन सैलरी कितनी है, कुछ गलत खाते पीते तो नहीं हो, लेकिन अब नहीं पूछूंगी। इतना कहते हुए वो स्कूटी स्टार्ट करती है और वहां से चली जाती है
और दीपांकर मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, 10 मिनट में इसने अपने दिल का हाल मुझे बता दिया और मेरे दिल का सुकून भी चुरा लिया। और मैं हूँ कि अभी तक ये सोच रहा हूँ कि इसे प्रपोज कैसे करूँ। उसी शाम दीपांकर सुधा जी के साथ एक बार फिर अशोक जी के घर आता है और ईशानी से शादी करने की बात कहता है। साथ ही वो दीपाली से शादी ना करने के लिए सॉरी भी कहता है। अशोक जी और उनकी पत्नी आशा जी बहुत ओपन माइंड की थी। उनकी भी लव मैरिज हुई थी। इस वजह से वो दीपांकर की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ रही थी। और तब अशोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, दीपांकर बेटा, मैं ईशानी के मम्मी पापा से इस रिश्ते की बात करूंगा और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं उन्हें आपके यहाँ लेकर आऊंगा। तभी वहाँ ईशानी आ जाती है। वो जैसे ही दीपांकर को देखती है तो अपने मन में कहती है, ये मेरा वन साइडेड लव बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है। लगता है इसे साफ शब्दों में समझाना पड़ेगा। किसे देखकर मेरे दिल में दर्द होता है। इसलिए भाई मेरे मेरे सामने मत आया करो। दीपांकर जब देखता है कि सानी उसे ही देख रही है तो वो अशोक जी से कहता है, अंकल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ईशानी से कुछ बात कर सकता हूँ। अशोक जी हाँ में सिर हिलाते हुए ईशानी से कहते हैं, ईशानी बेटा, दीपांकर को तुमसे कुछ बात करनी है। वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इसे मुझसे कौन सी बात करनी है और ये यहाँ क्यों आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मन बदल गया हो और ये दीपाली दीदी से शादी करने के लिए तैयार हो गया हो। ये सारी बातें सोचकर उसके पेट में खलबली मच गई थी। वो उसे अपने गार्डन में ले आती है और कहती है, बताओ कौन सी बात करनी है। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? ये ये कैसा सवाल है। मैं इस शहर का डीएसपी दीपांकर सिंह हूँ, लेकिन अपराधियों की दुनिया में मेरा नाम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर लिया जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दीपांकर की बात सुनकर ईशानी के होश उड़ गए थे। जिसकी जबान अभी तक पटर पटर चल रही थी, अब उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। वो स्टैचू की तरह चुपचाप खड़ी रहती है तो दीपांकर उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराते हुए कहता है, क्या हुआ? वो हकलाते हुए कहती है, क्या तुम आई आई मीन आप आप डीएसपी हैं? एनकाउंटर भी करते हैं? हाँ, अभी पिछले हफ्ते ही दो अपराधियों का एनकाउंटर किया है। ईशानी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और ये बात दीपांकर की आंखों से छुप नहीं सकी थी। दीपांकर को उसके डर पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसता नहीं है और थोड़ा सीरियस होकर कहता है, डोंट वरी, मैं एनकाउंटर उन्हीं का करता हूँ जो मुझे ना बोलते हैं और मेरा कहना नहीं मानते और मेरे सामने अपनी जबान बहुत चलाते हैं। दीपांकर की बात सुनकर उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। वो बनावटी मुस्कान के साथ उससे नजरें चुराते हुए कहती है, जबान का क्या है। जबान तो किसी किसी के भी सामने चल जाती है, पर चली तो नहीं। नहीं, मेरी जबान बिल्कुल भी नहीं चलेगी। पर कोई बात नहीं। दीपांकर उसके पास आता है और कहता है, अचानक से तुम इस तरह से हकलाकर क्यों बातें कर रही हो? ये बीमारी है। मुझे मुझे तो बोलना ही नहीं आता। एक एक नहीं, कई कई बीमारी है मुझे। वो तुमने मंदिर में कहा था कि तुम मुझसे प्यार। वो दीपांकर की बात काटते हुए बोली, वो सब जो मैंने उस दिन मंदिर में कहा था वो तो बस मैंने मजाक मजाक में कह दिया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। बल्कि सच ये नहीं है। सच तो ये है कि मेरी शादी बचपन में ही हो गई है और अब बस विदाई होने वाली है। अच्छा, विदाई होने वाली है। हाँ, तुमने अपने पति को देखा है। वो अपने मन में कुछ सोचती है और फिर कहती है, अगर मैंने ऐसा इससे कहा तो ये पक्का मुझसे शादी करने से मना कर देगा। यही बात सोचकर वो चमकती आंखों से कहती है, हाँ, वो तो बहुत सुंदर हैं
उन्होंने तो अपने गुलाबी होठों से मेरे होठों को छुआ भी है। छुआ का मतलब समझते हो? और हम लोगों ने तो एक नहीं, 8-10 बार वो सब भी किया है, जो शादी से पहले करना बहुत गलत माना जाता है। पर मेरा भी मन था और उसका भी मन कर रहा था। बस इसीलिए एक बार किया, तो फिर बार-बार करने का मन करने लगा। उसकी बातें सुनकर दीपांकर को अपने कान से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी और साथ ही उसकी बातों पर गुस्सा भी, कि वो उससे शादी करने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रही है और कितनी बेशर्मी वाली बातें भी कर रही है। पर दीपांकर भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत सख्त आवाज में कहता है, हाँ, मुझे पता है, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी शादी मुझसे बचपन में ही हो गई थी और अब मैं तुम्हारी विदाई कराने आया हूँ। लेकिन तुमने मेरे साथ तो कुछ भी नहीं किया। फिर तुम इतने दिनों से किसके साथ एंजॉय कर रही थी? अब जल्दी से मुझे बताओ, वरना अभी तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें हवालात में डाल दूंगा और उस लड़के का एनकाउंटर कर दूंगा। ईशानी को उसके झूठ पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, मेरी किसी से शादी नहीं हुई है। वो सब जो मैं कह रही थी, वो सब झूठ था। अच्छा, तो आप ये भी बता दो कि ये झूठ पर झूठ क्यों बोले जा रही हो? वो डरते हुए बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे पुलिस वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। शादी तो अब मैं तुमसे ही करूँगा, इसलिए एक बार फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब सोच समझ कर देना। वो धीरे से कहती है, अरे ईशानी, कहाँ फंस गई तुम? दीपांकर उसे खामोश देखकर कहता है, कल शाम 5 बजे मैं तुम्हारा मंदिर में वेट करूँगा, इसलिए बिना कोई बहाने किए तुम कल शाम मंदिर में पहुँच जाना, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, ये बात याद रखना, मैं एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। कब किसको उड़ाना है, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है।